हेलो डियर स्टूडेंट। तो लास्ट सेशन के अंदर हम लोग जेई मेंस में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। थोड़े बहुत रिमेनिंग क्वेश्चन अभी हम लोग इस सेशन में स्टार्ट करते हैं और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, 2016 में आया हुआ है जेई मेंस के अंदर। अ वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 + 3 आयोडा साइन थीटा डिवाइड बाय 1 - 2 आयोडा साइन थीटा इज़ प्योरली इमेजनरी। ये पूरा का पूरा नंबर प्योरली इमेजनरी है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? ओके, तो बहुत ईजी है। अगर कोई नंबर प्योर इमेजनरी होता है, प्योर इमेजनरी, तो इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी 0। तो इसका रियल पार्ट हम तब निकाल सकते हैं जब ये a + आयोडा b की फॉर्म में लिखा हुआ हो। तो z हम लोगों को दिया क्या है, 2 + 3 आयोडा साइन थीटा डिवाइड बाय 1 - 2 आयोडा साइन थीटा। तो सबसे पहली स्टेप हम लोगों की क्या होनी चाहिए, इसको रेशनलाइज कर लो ताकि a + आयोडा b की फॉर्म में हम इसको ला सकें। तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 1 + 2 आयोडा साइन थीटा से हम लोग इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसको डिवाइड भी करेंगे। 1 + 2 आयोडा साइन थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके, अब देखो नीचे तो पहले जैसा वापस से सिंपल सा a - b a + b बन गया। ऊपर करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ करो। पहले 1 और 2 मल्टीप्लाई हो गया, क्या देगा 2। इसी तरीके से आयोडा वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आयोडा क्या हो जाए, -1 रियल नंबर। तो ये हो जाएगा -1 और 3 × 2 6 -6 और साइन थीटा मिलके क्या हो गया, sin स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये हम लोगों के पास यहाँ पे आ गया है 2 × 1। 2 × जब हम लोगों ने 1 किया तो ये कितना आया 2, और 3 आयोडा और 2 आयोडा मिलके कितना हुआ, -6 sin स्क्वायर थीटा। ये रियल पार्ट हो गया। अब इमेजनरी पार्ट लिखते हैं। तो इमेजनरी पार्ट के लिए ये 3 आयोडा साइन थीटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 sin थीटा। और ये 2 आयोडा साइन थीटा जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोगों को, 4 sin थीटा। क्लियर? तो ये आयोडा वाला पार्ट, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा अब, a² - b² वाले फॉर्मूले से 1 का स्क्वायर 1 होगा, -2 आयोडा साइन थीटा का होल स्क्वायर, मतलब माइनस तो लिखना है पर आयोडा स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा, तो +4 sin स्क्वायर थीटा। ओके, तो अभी तक हम लोगों की गाड़ी यहाँ तक पहुँची है। अब हम लोगों को इसको क्या कर देना है, ये क्या बोला हुआ है इसने कि ये प्योर इमेजनरी नंबर है। तो देखो ये z जो है वो क्या है, ये तो इसका रियल पार्ट है। रियल पार्ट का मतलब क्या है, देखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं लिख देता हूँ, 2 - 6 sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस आयोडा के अंदर ही पूरी की पूरी टर्म है ये 7 sin थीटा डिवाइड बाय 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि इसके बारे में बोला हुआ है कि ये प्योर इमेजनरी नंबर है, तो इसका जो ये रियल पार्ट है, ये पूरा का पूरा रियल पार्ट क्या होगा, 0। तो ये स्टेप हम यूज़ करेंगे। तो ये नीचे वाला तो 0 में चला जाएगा, तो आएगा क्या यहाँ पे, 2 - 6 sin स्क्वायर थीटा = 0। ओके, इतना है। तो इसका मतलब sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई, 1/3। इसका मतलब sin थीटा जो है कितना मिला हम लोगों को, ±1/√3। तो ये sin थीटा की वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी है। तो प्लस, और तो यहाँ से हम लोग थीटा = क्या लिख सकते हैं, साइन इन्वर्स प्लस और माइनस। प्लस ऑप्शन में हम लोगों को प्लस वाला ही दिया हुआ है, तो ये हम लोगों का आंसर क्या हो गया, साइन इन्वर्स 1/√3, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर हम लोगों को यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, जेई मेंस 2015 में आया हुआ है। अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज सेड टू बी यूनिमोड्यूलर। अब जब भी ये वर्ड ऐसा लिखा हुआ हो यूनिमोड्यूलर, तो यूनिमोड्यूलर का मतलब होता है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड z = 1 है। यूनिमोड्यूलर का मतलब इतना सा होता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। और आगे क्या है, इफ मॉड z = 1, सपोज z1। ओके, तो यहाँ पे ये डेफिनेशन ही दी हुई है यहाँ पे, अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज सेट टू बी यूनिमोड्यूलर इफ मॉड z = 1, जो मैंने तुम्हें बताया। अगर मॉड z = 1 होता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या बोलते हैं, यूनिमोड्यूलर। सपोज z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z1 - 2z2/2 - z1 z2 बार इज यूनिमोड्यूलर। दिस गिवन, मतलब ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोगों को क्या बताया हुआ है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिमोड्यूलर कहलाता है अगर मॉड z = 1 होता है। तो मॉड z = 1 का मीनिंग हम लोग समझते हैं z इज़
मॉड्यूलर, या फिर ये दोनों तरफ है, जेड यूनिमॉड्यूलर है तो इसका मतलब मॉड जेड इजिकल टू 1 है, मॉड जेड इजिकल टू 1 है मतलब जेड इज यूनिमॉड्यूलर नंबर है। अब यहाँ पे इसने बोला हुआ है कि Z1 माइनस 2Z2 डिवाइड बाय 2 माइनस Z1 और Z2 बार। ये जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कुछ भी है, जो भी इसकी वैल्यू है, पर इसका जो मॉड है उसकी वैल्यू इसने 1 बताई हुई है। यहाँ पे क्या बताई हुई है? 1। अब देखो मॉड हम ऊपर और नीचे अलग अलग कर सकते हैं और ये वाले को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? Z1 माइनस 2Z2 का मॉड इजिकल टू वी कैन राइट 2 माइनस Z1 Z2 बार। क्लियर? तो हम लोगों को फ्लो में जाना है, जो दिया हुआ है उसको समझना है, लिखना है, फिर आगे बढ़ते रहना है। अब देखो, अब है ना, अब हम इस स्टेप के आगे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ना तो हमें Z1 पता है ना Z2 पता है। तो इसके बाद हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं, और वो स्क्वायर भी मैं यहाँ पे यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है कि मॉड जेड स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है? Z1 बार। ठीक है, Z बार। तो हम ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? देखो Z1 माइनस 2Z2 ऐसा का ऐसे ही, और इसका बार मतलब Z1 माइनस 2Z2 का होल बार। अब होल बार जब अलग अलग हो जाएगा तो इन दोनों को मिलेगा, इजिकल टू, अब यहाँ पे भी वैसे का वैसे 2 माइनस Z1 Z2 का बार, ये ऐसा का ऐसे ही, और फिर अंदर की तरफ क्या होगा? 2 का बार तो 2 ही रहेगा, माइनस Z1 को बार मिल जाएगा और Z2 का बार निकल जाएगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पे कुछ इक्वेशन हम लोगों के पास बनेगी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, मतलब 1 बाय 1। तो इसको जब इससे करेंगे तो क्या आएगा? Z1 बार माइनस 2 Z2 बार। अब इसको इससे करो तो ये कितना आएगा? माइनस 2 Z1 बार Z2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 Z2 बार। इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे आगे पढ़ो क्या बात है? Z1 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सपोज Z1 एंड Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दिस इज अ यूनिमॉड्यूलर एंड Z2 इज नॉट यूनिमॉड्यूलर। Z2 के बारे में बताया हुआ है कि Z2 जो है वो यूनिमॉड्यूलर नहीं है। यूनिमॉड्यूलर नहीं है का मतलब क्या है कि जो Z2 का जो मॉड है वो किसके इक्वल नहीं है? 1 के इक्वल नहीं है। देन द पॉइंट Z1 लाइज ऑन। ओके, तो ये Z1 कहाँ लाई करेगा ना? ऑप्शन देख के डरना नहीं है, इसको सॉल्व करते रहना है। तो ये तो अभी हम लोगों का मल्टीप्लाई होकर लेफ्ट हैंड साइड आया है, इसी तरीके से हम लोग राइट हैंड साइड भी लिखेंगे। तो राइट हैंड साइड के लिए मल्टीप्लाई होगा तो 2 × 2 कितना हो गया? 4। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देंगे? माइनस 2 Z1 बार Z2। अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 2 Z1 Z2 बार। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे यहाँ पे, तो माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो ये हो गया Z1 बार एंड Z2 बार। ओके, तो ऐसा कुछ यहाँ पे हम लोगों के पास आया है। अब जो कट रहा है सबको कट कर दो, और जो बच रहा है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों के पास एक फार्मूला जो ये होता है, इसको अगर मैं याद करूँ तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे जो है इसको क्या लिख सकता हूँ? मॉड Z1 का बार, Z1 के मॉड का बार। बाकी जो कट हो जाएगा उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 4 Z2 के मॉड का बार। ये हम लोगों की अगली स्टेप आने वाली है, इज इक्वल टू, ये 4 तो वैसा का वैसा ही रहेगा, 4 Z1 के मॉड का बार इनटू Z2 के मॉड का बार। ये देखो ये क्या हो गया हम लोगों को यहाँ पे एक और बात जो है, 4 तो है ही सही, Z1 बार इसी तरीके से, यस। तो यहाँ पे 4 प्लस आएगा, कितना आएगा? 4 प्लस, ये वाला 4 बच गया है। बाकी ये सब स्टेप जो है कटती जा रही है। देखो ऐसी की ऐसी यहाँ पे ये स्टेप कट गई, ये स्टेप कट गई, ये दोनों कट गई, और रिमेनिंग मैंने लिख दिए 4 प्लस, है ना। अब ये स्टेप आई, इस स्टेप के बाद अब हम लोग क्या करेंगे? इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये जो बराबर में लिखा है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओ। तो Z1 के मॉड का स्क्वायर प्लस 4 Z2 के मॉड का स्क्वायर माइनस Z1 के मॉड का स्क्वायर Z2 के मॉड का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस स्टेप के बाद अगर तुम इसके फैक्टर करोगे तो फैक्टर करने पे हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे Z1 के मॉड का स्क्वायर माइनस 4, इसी तरीके से 1 माइनस Z2 के मॉड का भी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बात हम लोगों के पास निकल के आएगी, और वो इधर लिख देते हैं। देखो क्या आएगा यहाँ से हम लोगों के पास? सबसे पहली बात आएगी
Z2 का जो मॉड है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब Z2 का मॉड इज इक्वल टू 1। तो ये तो मना किया हुआ है ना, इसने है ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा। और दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा Z1 के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसका मतलब Z1 का जो मॉड है वो 2 के इक्वल आया। अब देखो ये एक स्पेशल इक्वेशन है, अब ये स्पेशल इक्वेशन है और इससे हम लोग बोल सकते हैं कि Z1 जो है एक सर्कल पे लाई करेगा जिसकी रेडियस 2 है। अब ये बात शायद तुम लोगों को थोड़ी सी समझ में नहीं आई होगी, तो इसको देखो समझ लेते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ये यूज़ हो रही है ना यहाँ पे, इसलिए। ठीक है, तो देखो कैसे हम लोग इसको यूज़ करेंगे। सपोज़ करो कि जो Z1 है, Z1 जब भी हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना होता है ये लोकस की फॉर्म में, तो Z1 है, तो Z1 को सपोज़ करो तुम लोगों ने मान लिया x प्लस आयोडा वाई। ठीक है, अब इसको यहाँ पे पुट तो करो एक बार, तो ये क्या आएगा x प्लस आयोडा वाई का मॉड इज इक्वल टू 2। अब किसी का भी मॉड का मतलब क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब स्क्वायर करो दोनों तरफ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। अब अगर तुम लोगों को थोड़ा बहुत कॉनिक सेक्शन का नॉलेज पता हो बेसिक, तो ये एक सर्कल है ना, जिसका सेंटर 0,0 है और जिसकी रेडियस कितनी है 2। तो क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है आंसर कि सर्कल ऑफ रेडियस 2। तो ये Z1 जो है उसका जो लोकस है वो एक सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है 2। तो वैसे इसी इक्वेशन को देख के हमें समझ जाना है ये, बट ये इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, समझ में आ गई बात, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो जेई में आए हुए क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, तो एक क्वेश्चन मैं कुछ इस तरह का सॉल्व कर रहा हूँ जिससे कि तुम लोग आइलर फॉर्म, पोलार फॉर्म ये भूल ना जाओ। ठीक है, तो मैंने तुम लोगों को क्या बताया था, जो पोलार फॉर्म होती है उसमें ई की पावर आयोडा थीटा अगर लिखा होता है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, आइलर फॉर्म में कॉस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा। अब ये कंसेप्ट यूज़ करके यहाँ पे हम लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। वो देखो क्या दिया हुआ है, इफ़ एक्स आर इज इक्वल टू कॉस पाई अपॉन 2 की पावर आर प्लस आयोडा साइन पाई अपॉन 2 की पावर आर। ये एक्स आर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3। और ये कहाँ तक है, x इन्फाइनाइट तक। तो हमें x1 x2 x3 x4 ऐसे मल्टीप्लाई करते रहना है इन्फाइनाइट तक और उसकी वैल्यू बतानी है। अगर हम देखें इसको तो यहाँ से हम लोग x1 बता सकते हैं, x1 मतलब r इज इक्वल टू 1 इसमें पुट कर दो, तो ये क्या आएगा कॉस पाई अपॉन 2 प्लस आयोडा साइन पाई अपॉन 2, जिसको हम अगर ये फॉर्म अप्लाई करें या ये हमारे दिमाग में आ जाती है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर आयोडा पाई बाई 2। सिमिलरली अगर हम x2 कैलकुलेट करना चाहें, x2 का मतलब r बराबर 2 यहाँ पे रखना है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस पाई अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस आयोडा साइन पाई अपॉन 2 का स्क्वायर, मतलब 4 भी बोल सकते हो। तो ये हो जाएगा ई की पावर आयोडा पाई अपॉन 2 स्क्वायर। सिमिलरली x3 किस तरीके से आएगा, ई की पावर आयोडा पाई अपॉन 2 की पावर 3। तो अगर ये समझ में आता जा रहा है तो इसके अकॉर्डिंग अब हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, जो वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो वैल्यू क्या निकालनी है हम लोगों को, x1 इंटू x2 इंटू x3 डैश 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 एक्स इन्फाइनाइट। मतलब हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है, ई की पावर आयोडा पाई बाई 2 इंटू ई की पावर आयोडा पाई बाई 2 स्क्वायर इंटू ई की पावर आयोडा पाई बाई 2 का क्यूब। इस तरीके से ये कहाँ तक जाएगा, इन्फाइनाइट तक जाएगा। अब देखो सभी जगह ई है और मल्टीप्लाई है, तो सेम बेस होने पे पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो ऐड तो होगी, अब है ना, ऐड होगी मतलब क्या होगा, आयोडा पाई बाई 2 प्लस आयोडा पाई अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस आयोडा पाई अपॉन 2 का क्यूब। अब यहाँ से जो कॉमन ले सकते हो वो कॉमन ले लो। तो यहाँ से आयोडा पाई अगर हम लोग कॉमन ले लें, या आयोडा पाई बाई 2 कॉमन ले लो, ई की पावर आयोडा पाई बाई 2 कॉमन ले लेते हैं हम, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 2 कॉमन लिया ना, तो 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, और ये कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक। अब देखो यहाँ पे क्लियरली हम लोगों को दिखना चाहिए कि ये इन्फाइनाइट जीपी, और इन्फाइनाइट जीपी का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। तो उससे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 2। a मतलब 1 है फर्स्ट टर्म, r 2 है, तो नीचे 1/2 आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। अब ये 2 हम लोग यहाँ पे जो है यूज़ कर सकते हैं। तो अगर यूज़ करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोडा पाई बाई 2 इंटू 2। ओके, तो ये आंसर है। अब 2 से 2 कट हो गया, तो ये क्या होगा, ई की पावर आयोडा पाई।
अब है ना आंसर जो है हम उसको चेंज कर सकते हैं, ये ऑप्शन में ना हो तो। क्यों? क्योंकि देखो जिस तरीके से हम लोगों ने इससे ये लिखा है तो इससे ये भी तो लिख सकते हैं ना हम लोग। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस पाई प्लस आयोडा साइन पाई। तो ये क्या हो गया भाई, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1 और साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया हम लोगों के पास, -1। अब देखो हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकली एंड वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब तुम सोच रहे हो कि ये क्या है, तो 11th क्लास के अंदर तुम लोगों ने एक वेक्टर के अंदर पैरेललोग्राम वाला एक रूल पढ़ा होगा, जिसके अंदर ऐसे मतलब एक पैरेललोग्राम है ना, सपोज करो ये पैरेललोग्राम है, ये जो वेक्टर है ये ए वेक्टर है और ये वेक्टर है बी वेक्टर, है ना। तो ए वेक्टर यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है और बी वेक्टर यहाँ पे ये साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर मैं नाम दूँ इसका ए बी सी डी, तो ए बी लाइन मतलब ए वेक्टर, ए डी लाइन मतलब बी वेक्टर। तो ए और बी का जो रिजल्टेड होता है वो क्या होता है, इन दोनों साइड के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जाने वाला जो डायगोनल होता है, मतलब ए सी वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इस तरह का कुछ रूल था। तो वो का वो रूल यहाँ पे वेक्टर में भी अप्लाई होता है, वो का वही रूल वेक्टर में भी अप्लाई होता है। मतलब जैसे कि सपोज करो ये पैरेललोग्राम है एक, ये क्या है पैरेललोग्राम। सपोज करो यहाँ पे जो है वो ओरिजिन है, अब ये पॉइंट है ए बी सी। मान लो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस तरीके से हैं कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है Z1 को, और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस तरीके से हैं कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है Z2 को। तो ओ बी जो होगा ना, जो डायगोनल है ओ बी, थोड़ा सही नहीं बना ये ओ बी, ये ओ बी जो डायगोनल है, ये ओ बी डायगोनल रिप्रेजेंट करता है Z1 प्लस Z2 को। मतलब यहाँ पे जो भी नंबर है उससे हम लोग Z1 प्लस Z2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये वाला जो डायगोनल होता है पर ये थोड़ी अलग डायरेक्शन के अंदर किसको रिप्रेजेंट करता है, Z1 माइनस Z2 को। इसी तरीके से यहाँ पे A माइनस बी होता है। अगर मैं डी बी वैक्टर बनाऊँगा तो वो क्या होगा, A वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो A तो यहाँ ऐसा का ऐसा ही है। अब अगर मान लो ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर है, अगर ये बी वेक्टर है तो इसके नीचे की तरफ क्या होगा, ये माइनस बी वेक्टर होगा। तो जो हम लोगों के पास एक पैरेललोग्राम बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या बोल सकते हैं, बी से डी को मिलाने वाले वेक्टर को क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे वेक्टर बोल सकते हैं, जो दोनों का क्या होगा, रिजल्ट है। अब देखो वेक्टर वाला जो फॉर्म है वो थोड़ा बहुत हम लोगों को 12th क्लास में वेक्टर चैप्टर समझने के बाद भी डीपली समझ में आता है। बट अभी हम लोग ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो यूज़ है ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो इधर से तुम लोगों का थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। वैसे इस सेशन के अंदर तो मैं बिल्कुल बेसिक तुम लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ, बट आगे धीरे धीरे हम लोग फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि ना हम लोगों ने पढ़ा था जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोडा वाई। तो ये तो हो गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म के अंदर वैसे हम लोग ब्रैकेट लगाते नहीं है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म की फॉर्म में x प्लस मतलब x कॉमा वाई, और ये x कॉमा वाई आर्गेन प्लेन के अंदर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ये z है x कॉमा वाई। अब ये z है तो ये पॉइंट है, अब ये पॉइंट है तो कोई और भी पॉइंट होंगे, तो कोई और भी पॉइंट होंगे तो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस भी होगी, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस भी होगी, और ये सब जो है बातें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो z इज इक्वल टू क्या हो गया, पॉइंट हो गया। अब देखो मैं निकालता हूँ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब तुम सोच रहे होंगे पॉइंट्स मतलब एक पॉइंट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, पर हमें वैसे नहीं लिखेंगे। टू पॉइंट्स के लिए लिखेंगे z1 एंड z2। तो जैसे कि ये आर्गेन प्लेन है, सपोज करो ये को दो पॉइंट है, एक तो है z1 और दूसरा है z2। मान लो ये पॉइंट है a, ये पॉइंट है b, तो ए बी की जो डिस्टेंस होती है ना वो होती है मॉड z1 माइनस z2। अब देखो इसको हम प्रूव करते हैं। देखो कैसे प्रूव हम लोग इसको कर सकते हैं। सपोज करो z1 पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1, ओके, और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो अगर मैं पहले वाली नॉलेज से ए बी की डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो मेरे को क्या फॉर्मूला पता है, जो हम 10th क्लास से पढ़ते हुए आए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसा कुछ फार्मूला हम लोग पढ़ते हुए हैं। अब यहाँ पे देखो अगर मैं ये फार्मूला यूज़ करता हूँ ए बी इज इक्वल टू z1 माइनस z2, तो देखो z1 की वैल्यू लिखो एक बार, ये क्या है x1 प्लस आयोडा y1, और इसमें माइनस क्या हो रहा है x2 प्लस आयोडा y2, ठीक है। अब ये माइनस करो तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के साथ, तो ये क्या आएगा x1 माइनस x2 प्लस आयोडा y1 माइनस y2, और ये पूरे का मॉड। और पूरे का मॉड का मतलब क्या होता है,
अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर, x1 माइनस x2 रियल पार्ट है, इसी तरीके से y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब तुम खुद देख लो ये दोनों सेम ही है। अब ऐसा मत बोलना यहाँ पे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर है, यहाँ पे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, दोनों सेम ही होता है। तो ये डिस्टेंस भी ये भी है और ये डिस्टेंस भी ये भी है, पर जो डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे इतने बड़े फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में बस इतना सा लिख के रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो इसके आगे हम लोग बिल्कुल जो मिड पॉइंट वाला जो कंसेप्ट है वो भी देख सकते हैं, मिड पॉइंट वाला या फिर सेक्शन फार्मूला। जैसे कि सपोज़ करो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट, मिड पॉइंट है ना। जैसे कि सपोज़ करो ए और बी, ए है Z1 और बी जो है वो है Z2। अगर हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है जो कि Z है तो Z को निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, Z1 प्लस Z2 अपॉन 2, दैट्स इट। अब इसके अंदर दोनों आ गए मतलब जैसे कि पहले निकालते थे हम लोग x इजिकल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ दोनों कैसे आ गए, तो Z1 प्लस Z2 जब हम लोग करेंगे तो रियल पार्ट के साथ इमेजनरी पार्ट के साथ। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो मान लो x, y है और राइट हैंड साइड के अंदर क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2, और हम कंपैरिजन करेंगे तो उसी फार्मूला पे पहुंच जाएंगे जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग डिवीज़न फार्मूला भी देख सकते हैं यहाँ पे, डिवीज़न फार्मूला। अब डिवीज़न फार्मूला जो है वो दो तरह का होगा, एक तो इंटरनल और एक क्या होता है एक्सटर्नल। मान लो ए पॉइंट जो Z1 से रिप्रेजेंट हो रहा है, बी पॉइंट जो Z2 से रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर हम लोगों को एक पॉइंट ऐसा निकालना है Z जो ए और बी के बीच में है तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमें Z का रेशो दिया हुआ है कि वो m/n में डिवाइड कर रहा है तो फार्मूला विल बी, देखो ये डायग्राम है, ये हो गया हमारा ए, यहाँ पे हो गया बी पॉइंट, ये Z1 है ये Z2 है। अब मान लो हमें C पॉइंट निकालना है जो कि Z है, ये डिवाइड कर रहा है m/n में, तो फार्मूला हम क्या यूज़ करेंगे mZ2 प्लस nZ1 डिवाइड बाय m प्लस n। ये तो हो गया इंटरनली, और एक्सटर्नली के लिए mZ2 माइनस nZ1 डिवाइड बाय m माइनस n अगर एक्सटर्नली डिवीज़न होगा। एक्सटर्नली डिवीज़न का मतलब क्या होता है, वो ए बी पर नहीं है, ए बी के बाहर की तरफ कोई पॉइंट है। क्लियर, तो ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में।